ओके, वेलकम बैक। हमारा जो टॉपिक रहेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो आप देखेंगे जब हम इस डेरिवेशन को करेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है इट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होगी। बाकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज हो सकती है उसके बाद, लेकिन अगर मैं उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लूं तो इट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। देखो, अगर आइसोलेटेड सिस्टम ले ले हम, जैसे फॉर एग्जांपल आइसोलेटेड, और ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। इंटरनल फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही रही हैं, लेकिन वहां पे हम एक्सटर्नल भी कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो if there is no external force, और ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगे, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हमारा सिस्टम आइसोलेट है, जिसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, दैट मींस क्या बोलने का मतलब कि F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। एफ एक्सटर्नल क्या है? 0 है। तो बेटा देखो, अभी मैंने आपको बताया, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन किसका निकाला था? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? एम ए सी एम वेक्टर इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल। तो आप यहां पे पुट कर दो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास? यू विल हैव एम ए सी एम वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब देखो, बॉडी का मास तो 0 नहीं है, सिंस एम इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज, अगर इस इक्वेशन में मास 0 नहीं है तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगी? 0, तभी तो आंसर 0 आएगा। तो दिस इंप्लाइज ए सी एम वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो एक तो चीज आपको यहां से ये भी पता चल गई कि हमारा सिस्टम अगर आइसोलेट हो तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है? 0। यहां से बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कभी पेपर में कि आपको बोला जाएगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द एक्सेलरेशन ऑफ मास इज ऑलवेज 0। क्लियर हो गया? अब आपको पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 0। तो सिंस ए सेंटर ऑफ मास इज 0, किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? डी वी सी एम वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। और आपको पता होगा कि कौन सी चीज का डेरिवेटिव 0 होता है? कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0। ये मैथमेटिकल टूल्स में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में कि द कांस्टेंट टर्म हैव अ 0 डेरिवेटिव। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज वी सी एम वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट। वी सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपने डेरिवेशन करनी है। यहां पे हमने मैथमेटिकली प्रूव करके बताया कि अगर सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ मास मतलब एक हम आइसोलेटेड सिस्टम ले लें जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होगा? 0। और उसकी जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की वो क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो यहां तक आपने इस डेरिवेशन करनी है। यहां से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन गए। एक तो ये पूछा जा सकता है आपको कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है सेंटर ऑफ मास का? तो दैट इज इक्वल टू 0। तो और एक आपका आ गया कि आपका जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है? दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने इसको सीटीएम मींस कैच टू मेमोरी, या आपको इसको अपनी मेमोरी में बिठा के रखना है। इसी प्रकार एसीएम जो लिखा इसको भी सीटीएम नोट कर लिया करो, कैच टू मेमोरी। ओके, ये छोटी सी डेरिवेशन थी किसकी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज अ कांस्टेंट इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो हम कुछ आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल्स लेते हैं और जिसमें देखेंगे कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं इंडियन क्लब।
इंडियन क्लब क्या होता है? एक डिवाइस है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है और इस शेप में होता है। मतलब नीचे से हैंडल थोड़ा सा थिन और ऊपर का थोड़ा सा जो उसका हेड होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं पे होता है। अगर मैं इसको प्लेयर जो है वो थ्रो करे, जैसे ही थ्रो करेगा तो ये जो इंडियन क्लब है वो अलग अलग पोजीशंस लेता है रास्ते में। जैसे ही वो मूव करेगा तो उसका जो पोजीशन है, मतलब उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन उसका मतलब कि जो उसका पार्टिकल्स हैं उनकी भी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है इट विल ऑलवेज रिमेन्स इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। तो ये क्यों पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है? क्योंकि हमने जब इसको एक बार छोड़ दिया तो उसके बाद ये किस पोजीशन में आ गया? आइसोलेट। फिर वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह एक्ट करेगा और इसका जो सेंटर ऑफ मास है इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, जो मैं आपको ये इस शेप में भी, इस कलर में भी दिखा सकते हैं। ये जो इसका पैराबोलिक पाथ है, इस पाथ के ऊपर इसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी दैट विल कांस्टेंट। तो ये है एग्जांपल किसका? सेंटर ऑफ मास मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसी प्रकार अगला एग्जांपल हम लेते हैं क्रैकर एक्सप्लोजन इन एयर। आपने देखा होगा कि पटाखे हवा में जो फूटता है, जैसे हवाई, उसको अगर हम हवा में आग लगा के भेजें तो मिड वे कहीं एयर में वो क्या कर जाता है? क्रैक कर जाता है और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अब जो इसकी एक्सप्लोजन होती है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो इसका मतलब जो ये फ्रेगमेंट्स निकली 1 2 3 4, ये तो अपना अपना पाथ, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर देंगी, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम पैराबोलिक पाथ पे रहेगा जो उसने पहले स्टार्ट किया था फॉलो करने, और इसकी जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो क्रैकर एक्सप्लोजन हुई है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। ये जो सिस्टम है ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार हम तीसरा एग्जांपल जो लेते हैं वो लेते हैं अर्थ मून सिस्टम। हम पढ़ते आए हैं कि हमारा जो अर्थ है दैट विल रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, और आपको यह भी पता है कि जो मून है इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वो अर्थ के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। लेकिन क्योंकि जो मून और अर्थ है वो एक बाउंड सिस्टम बनते हैं, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। तो ये एक टू पार्टिकल सिस्टम की तरह बिहेव करता है, और इसका क्योंकि ये बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहां पे फॉलो करता है, और वो जो सेंटर ऑफ मास अर्थ और मून का है वो एक्चुअल में एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। ठीक है? तो यहां पे ये जो इसकी वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास ऑफ मून एंड अर्थ, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये एग्जांपल है किसका? जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो आपको मैं फिर एक बार बता देता हूं कि अर्थ और मून एक सिस्टम बन जाते हैं जो आपस में एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है, दे बिहेव एज अ रिजिड बॉडी, तो इसका कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करता है, और क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, तो हम ये ना बोल के कि अर्थ रिवॉल्व्स इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन, हम ये बोलेंगे द सेंटर ऑफ मास ऑफ मून एंड अर्थ विल फॉलो अ एलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। ठीक है? क्लियर हो गया? तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.